हे गाइस, हाउ यू डूइंग? आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसलिए हमने इस चैप्टर को 5 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया है, जिससे ये आप ज्यादा आसानी से समझ सके। डोमेन्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। वी विल स्टार्ट विद डोमेन्स ऑफ द अर्थ और एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अर्थ की इंपॉर्टेंस क्या है? आपको भी मालूम है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ ऑन इट। और ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी एलिमेंट्स हमें चाहिए, एयर, वाटर एंड लैंड, वो सिर्फ अर्थ पे अवेलेबल है इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस। अर्थ का जो सर्फेस है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट के सारे कॉम्पोनेंट्स आपस में मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, और इसी की वजह से लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। 4 डोमेन्स होते हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। वर्ड्स काफी सिमिलर लग रहे हैं ना आपको? इनके वर्ड ओरिजिन्स भी सिमिलर है, सबके सब ग्रीक वर्ड से आते हैं। इनके ओरिजिन ग्रीक में लाई करते हैं। लिथोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस, जिसका मतलब होता है स्टोन। हाइड्रोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूडोर, जिसका मतलब होता है वाटर। एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमॉस, जिसका मतलब होता है वेपर। और बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ। तो आपको वर्ड ओरिजिन से ही आइडिया लग रहा है कि कौन सी चीज किस चीज से रिलेटेड है: स्टोन, वाटर, वेपर एंड लाइफ। लिथोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिथोस्फीयर? इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। प्रिटी सिंपल। जो अर्थ के ऊपर का सॉलिड पोर्शन होता है जिसपे हम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? अर्थ के क्रस्ट पे जो रॉक्स होते हैं ये उससे बना हुआ होता है। इसके ऊपर एक पतली लेयर ऑफ सॉइल भी होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं। प्लांट्स और जो माइक्रोब्स हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं, ये सब इसीलिए सॉइल में रह पाते हैं बिकॉज सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और अर्थ का जो सरफेस है, मतलब जो लिथोस्फीयर है, उसके 2 मेन डिविजन्स हैं: ओशन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट्स। मतलब ये दोनों जगह पाया जाता है। ओशंस के बेसिन्स में भी पाया जाता है और कॉन्टिनेंट्स में भी पाया जाता है। और ओशंस तो आपको मालूम ही है क्या होता है? दे आर द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सर्फेस। और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? दे आर द लार्ज लैंड मासेस ऑन अर्थ सर्फेस। तो लिथोस्फीयर इज अंडर वाटर ऑल्सो एंड अंडर द कॉन्टिनेंट्स, मतलब अंडर लैंड ऑल्सो। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ओशन का क्रस्ट है उसके नीचे भी लिथोस्फीयर है, और जो कॉन्टिनेंट्स का क्रस्ट है उसके नीचे भी लिथोस्फीयर है। ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोनों लेयर्स के नीचे जो लिथोस्फीयर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डिवाइड देम इनटू 2 कैटेगरीज। पहले पढ़ते हैं ओशन बेसिन्स के बारे में। वर्ल्ड के जितने भी ओशंस हैं वो सब आपस में कनेक्टेड है। उनका जो पानी है वो एक दूसरे में मर्ज करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि लेवल ऑफ सी वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द सेम। ऐसा नहीं होता कि कहीं की सी बहुत ज्यादा ऊपर बनी हुई है और कहीं और की सी बहुत ज्यादा नीचे। वैसे इसको एक लॉजिकली भी समझा जा सकता है, क्योंकि सारे पानी जो है वो कनेक्टेड है ना, सारी ओशंस कनेक्टेड है। तो अगर कहीं एक जगह पानी बढ़ेगा तो वो ग्रेजुअली फैल के तो हर जगह पहुंच जाएगा ना। तो आप लॉजिकली भी इसको याद रख सकते हो कि हर जगह का सी वाटर लेवल इज द सेम, और इसीलिए हम उसको 0 मान लेते हैं, क्योंकि लैंड का लेवल हर जगह सेम नहीं होता है। माउंटेन्स में बहुत ऊपर होता है, वैलीज में नीचे होता है। तो इसीलिए टू अंडरस्टैंड कि लैंड पे वो हाइट कहाँ होती है, हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि सी वाटर के लेवल को हम 0 मान लेते हैं। तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसी और जगह की हाइट सी लेवल से कितनी है। लेकिन ओशंस की जो डेप्थ होती है ना, वो अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि ओशन में हर जगह सेम डेप्थ हो। जैसे स्विमिंग पूल में अगर आप कभी गए होंगे तो देयर इज सम पोर्शन जो छोटा होता है, जो शैलो होता है, जहाँ पे छोटे बच्चे स्विम कर सकते हैं, एंड देयर इज अनदर रीजन जो ज्यादा डीप होता है जहाँ पे बड़े लोग स्विम करते हैं। तो सिमिलर वे में ओशन की भी डेप्थ हर जगह सेम नहीं होती। और जो ओशन का पूरे वर्ल्ड में सबसे डीप पॉइंट है, दैट इज 11,022 मीटर्स डीप, और इस जगह को हम कहते हैं मरियाना ट्रेंच। कौन से ओशन में पाया जाता है ये? पैसिफिक ओशन। ये याद रखिएगा, ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लास 6 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। अब आते हैं हम कॉन्टिनेंट्स पे। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप चिंता मत करिए, आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप इसके चैंपियन बन जाएंगे। दीज कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। इनके बीच में बहुत सारे सीज और ओशंस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये अलग अलग है। बट द मेजर पार्ट ऑफ लैंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब इक्वेटर से नॉर्थ साइड में ज्यादा लैंड मास पाया जाता है एज कम्पेयर टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर, जैसा कि आपको इस डायग्राम से क्लियरली दिख रहा होगा। अब कॉन्टिनेंट्स की बात चली रही है तो हर कॉन्टिनेंट के बारे में मेजर पॉइंट्स जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एशिया से। व्हाई? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये पूरे वर्ल्ड का 1/3 ऑफ द लैंड कवर करता है। ये कम्प्लीटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है।
हमने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं कि अब तक तो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट समझ में आ ही गया होगा. सो एशिया इज लोकेटेड कम्प्लीटली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एशिया के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है. और जैसा कि आपको मैप से क्लियरली दिख रहा होगा कि एशिया और यूरोप ऑलमोस्ट एक में मिले हुए हैं, है ना. तो हम कैसे डिमार्केट करेंगे कि एशिया कहाँ खत्म हो रहा है और यूरोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये डिमार्केशन हम करते हैं यूरल माउंटेन्स. एशिया के वेस्ट में यूरल माउंटेन्स हैं और वहां से माना जाता है कि उसके बाद से यूरोप स्टार्ट हो जाता है. और अब हमारी 10 सुपरलेटिव सीरीज. वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन एशिया. इसकी हाइट है 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल. अब एशिया के बगल में आते हैं यूरोप में. यूरोप एशिया से काफी ज्यादा छोटा है एंड इन फैक्ट इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया के वेस्ट में लाई करता है और आर्कटिक सर्कल जो है ये यूरोप के थ्रू पास होता है. आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 डिग्रीज नॉर्थ. ये हम पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. यूरोप के 3 साइड पे इट इज सराउंडेड बाय वाटर. और यूरोप और एशिया की कंप्लीट लैंडमास को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको साथ में बुलाया जाता है यूरेशिया. यूरोप का EUR और एशिया का पूरा ASIA. दैट बिकम्स यूरेशिया. नेक्स्ट आते हैं थोड़ा और वेस्ट में अफ्रीका. अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया. और अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है किस सेंस में? क्योंकि जो इक्वेटर है वो ऑलमोस्ट अफ्रीका की मिडिल से पास होता है. और ये अकेला कॉन्टिनेंट है जिसके थ्रू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं. देयर इज नो अदर कॉन्टिनेंट लाइक दिस. अफ्रीका देखने में तो लगता है कि सेंटर में है, लेकिन अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीकाज लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नीचे आप देख रहे हैं टेपर हो जाता है ना. तो नीचे की तरफ कम लैंड मास है, ऊपर नॉर्दर्न साइड में ज्यादा लैंड मास है. और अफ्रीका हर तरफ से ओशंस और सीज से सराउंडेड है. अफ्रीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका में लोकेटेड है. और वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर, द रिवर नाइल, ऑल्सो फ्लोज थ्रू अफ्रीका. अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका पे. ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका. नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही आता है साउथ अमेरिका, है ना. दोनों का नाम अमेरिका है, बस नॉर्थ और साउथ आपको समझ में आ रहा है उनकी लोकेशन के बेसिस पे. इसको आप प्लीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंफ्यूज मत करिएगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है, USA, ठीक है. ये एक कॉन्टिनेंट है. कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होती है. तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके सेंटर में USA सिचुएटेड है. मतलब जो USA कंट्री है वो सिचुएटेड है. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक छोटे से इस्थिमस ऑफ पनामा नाम की एक चीज से कनेक्टेड है. ये क्या होता है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में. नॉर्थ अमेरिका जो है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है. सो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन. नॉर्थ अमेरिका के एकदम नीचे है साउथ अमेरिका और ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इट इज सराउंडेड ऑन द ईस्ट बाय अटलांटिक ओशन एंड ऑन द वेस्ट बाय पैसिफिक ओशन. वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन्स और वो यहीं पे सिचुएटेड है. इसको उससे मत कंफ्यूज करिएगा माउंट एवरेस्ट से. दैट वाज द हाईएस्ट पीक. ये है लॉन्गेस्ट रेंज, ठीक है. और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है अमेज़न रिवर. वो भी साउथ अमेरिका के थ्रू फ्लो करती है. अफ्रीका में हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट रिवर. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लार्जेस्ट रिवर. दोनों में डिफरेंस है. लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल एंड लार्जेस्ट रिवर इज अमेज़न. लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया लेंथ वाइज और लार्जेस्ट का मतलब हो गया वॉल्यूम वाइज, किसमें सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट पे, एंटार्क्टिका. ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि साउथ पोल जो है वो ऑलमोस्ट एंटार्क्टिका के सेंटर में लोकेटेड है. वहां पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, ज्योग्राफिक साउथ पोल. और ऑब्वियसली क्योंकि ये कम्प्लीटली साउथ पोलर रीजन में सिचुएटेड है तो इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक बहुत ही मोटी लेयर ऑफ आइस जमी रहती है. यहाँ बहुत ठंड होती है और इसीलिए यहाँ पे देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. यहाँ पे कोई लोग परमानेंटली रहते नहीं. लेकिन इसका एक दूसरा यूज होता है. मेनी कंट्रीज हैव सेट अप रिसर्च स्टेशन. इंडिया के भी वहाँ पे 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लास्ट में हम अपने 7th कॉन्टिनेंट पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया. ये वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये भी पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज. हर तरफ से पानी से सराउंडेड है और इसीलिए इसको कहा जाता है द आइलैंड कॉन्टिनेंट. मतलब कॉन्टिनेंट तो है लेकिन आइलैंड जैसा है. आइलैंड क्या होता है? हर तरफ से पानी से सराउंडेड होता है ना. तो ये भी वैसा ही है. आपको याद होगा मैंने आपसे इस्थिमस ऑफ पनामा में कहा था कि अभी हम समझेंगे कि ये क्या होता है. तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थिमस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग बड़े भी हो जाते हैं फिर भी उनको इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. तो हम आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में समझा देते हैं. स्ट्रेट का डायग्राम आपको दिख रहा है. दिस इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर
जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जैसे सीज या ओशंस को आपस में कनेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है। तो अब इस्थमस क्या होता है? एग्जैक्टली स्ट्रेट का ऑपोजिट। दिस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। वहां पे नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर था, यहाँ पे नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा था, ये दो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल है द इस्थमस ऑफ पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है आपस में। प्रीटी सिंपल राइट? अब तो क्लियर हो गया। अब यहीं पे हम माउंटेन्स की बात कर रहे थे, तो जान लेते हैं समथिंग विच इज वेरी गुड टू नो। द फर्स्ट मेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वर टू मेन, एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया के थे। जैसा कि हमको मालूम है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड और इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था 29 मई 1953 में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 67 ईयर्स पहले। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज जुनको तबई फ्रॉम जापान और इन्होंने क्लाइम किया था 16 मई 1975, मतलब फर्स्ट मैन से 22 ईयर्स लेटर। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज बचेंद्री पाल, जिन्होंने 23 मई 1984 को क्लाइम किया था। देयर इज अ कॉमन पैटर्न इन डेट जो आपको याद करने में हेल्प करेगा। ये सारी डेट्स मई में लाई करती हैं, ठीक है? तो अगर कभी ये क्वेश्चन आया एग्जाम में और ऑप्शंस में मई के अलावा कोई डेट है तो उसको तो आप वैसे ही क्रॉस आउट कर सकते हैं कि वो आंसर नहीं है। ठीक है, डन। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन है और इसका प्रूफ हमें इस बात से दिखता है कि दी अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, बट इसका रीजन क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ पे सिर्फ 29% जो एरिया है वो लैंड से कवर्ड है और बाकी 71% एरिया पे वाटर है। और इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से इस प्लैनेट को देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखता है। इतना ज्यादा वाटर परसेंटेज होने की वजह से अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो वाटर जो अर्थ का इतना ज्यादा सरफेस एरिया कवर करता है, इस पूरे वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। किसी भी फॉर्म में अगर वाटर अवेलेबल है तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ऑब्वियसली रनिंग वाटर जो ओशंस, रिवर्स, सीज में है। उसके साथ साथ ग्लेशियर्स में जो वाटर है, मतलब आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, राइट? और ग्लेशियर्स आइस से बने होते हैं, आइस पानी से बना होता है। सो ग्लेशियर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर जो अर्थ के सर्फेस के नीचे पानी होता है वो भी, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर अवेलेबल होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। तो अब आप में से काफियों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई जब अर्थ में इतना सारा वाटर अवेलेबल है तो हम हमेशा क्यों कहते रहते हैं कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ ब्लू प्लैनेट है लेकिन फिर भी हमें वाटर की शॉर्टेज होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि अर्थ पे जो 97% वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है और ये हमारे यूज के लिए कुछ ज्यादा ही सॉल्टी है। इसमें नमक मिला हुआ है। जो नेचुरल सी वाटर होता है या ओशन वाटर होता है वो बहुत ही नमकीन होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ह्यूमन यूज एज इट इज। आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते अपनी डेली लाइफ में। और अब जो 2-3% पानी बचा, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर, उसका भी काफी हिस्सा आइस के फॉर्म में जमा हुआ है या ग्लेशियर्स फॉर्म में है या अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म में है। इसीलिए लास्ट में बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जिसको आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं आसानी से। और इसीलिए पानी मत वेस्ट किया करिए क्योंकि आयरॉनिकली अर्थ ब्लू प्लैनेट है लेकिन फिर भी उस पर पानी की शॉर्टेज है। हाइड्रोस्फीयर का मेजर हिस्सा बना है ओशन से, राइट? 97% जैसा भी हमने पढ़ा। तो इसलिए ओशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओशंस के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे सारी ओशंस जो है वर्ल्ड की ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये सब आपस में कनेक्ट होती है। ओशंस का पानी हमेशा मूव करता रहता है, स्टिल वाटर नहीं होता। और पानी का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। पूरे वर्ल्ड में 5 मेजर ओशंस हैं और हम उनको उनकी साइज के हिसाब से लिस्ट कर देते हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड का। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सादर्न ओशन और लास्ट में सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। स्टार्ट करते हैं पैसिफिक ओशन से। एज वी हैव सेड, ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड का और ये अर्थ का 1/3 हिस्सा कवर करता है। इमेजिन करिए कि ये कितना बड़ा होगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑलमोस्ट सर्क्यूलर है शेप में। अगर आप इस ओशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक सर्क्यूलर फॉर्म में है। इसको कौन कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ जो होता है स्फेरिकल जैसा है ना, तो जब आप उसको फ्लैट करने की कोशिश करते हैं, तो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि इफ यू ट्राई टू फ्लैटन समथिंग जो कम्प्लीटली राउंड है तो वो पूरी तरह से फ्लैट नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पैसिफिक ओशन 2 जगह पे है, पर ऐसा नहीं है।
अगर इस फ्लैट सरफेस के, इस फ्लैट मैप के जो दोनों एजेस हैं, हम उनको राउंड करके पीछे से मिला दें तो पैसिफिक ओशन एक ही ओशन है, लेकिन क्योंकि हमने वहां से इसको कट करके फ्लैट किया है, इसीलिए जब आप एक फ्लैट मैप पे देखते हैं तो आपको लगता है कि पैसिफिक ओशन दो जगह पे है, लेकिन वो सेम ओशन है, हमने उसको फ्लैट सरफेस पे दिखाया है, इसलिए उसका कुछ हिस्सा दूसरे साइड पे डिपिक्ट हो रहा है। और अब जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, द सुपरलेटिव्स। वर्ल्ड का जो सबसे डीप पॉइंट है, विच इज 11,022 मीटर्स डीप, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? दैट्स राइट, पैसिफिक ओशन में। ओशन में एक पॉइंट है जो सबसे डीप पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का, उसको कहते हैं मरियाना ट्रेंच। और इसी से रिलेटेड एक फन फैक्ट हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पे शेयर करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। नेक्स्ट आते हैं अटलांटिक ओशन पे। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है और ये एस शेप का है। तो जितने भी लोगों का नाम एस से स्टार्ट हो रहा है वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि अटलांटिक ओशन जो है वो उनके नाम के फर्स्ट लेटर के शेप जैसा है। अटलांटिक ओशन में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये वर्ल्ड का सबसे बिजी ओशन है। दिस इज द बिजीएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। बट व्हाई? इसका भी एक बहुत अच्छा रीजन है। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही इंडेंटेड है। इसका मतलब क्या हुआ? अटलांटिक ओशन जहाँ पे लैंड से मिलता है वहां पे बहुत सारे इंडेंट्स है, ऐसे रिजेस बने हुए। कोस्ट लाइन का मतलब होता है जहाँ पे वाटर लैंड से मिल रहा होता है, ठीक है ना? तो उस पॉइंट पे बहुत सारे डेंट्स बने हुए हैं लैंड पे। लैंड इज नॉट स्मूथ एट दैट पॉइंट, और इसी को हम कहते हैं इरेग्युलर कोस्ट लाइन, क्योंकि रेगुलर नहीं है ना, स्मूथ नहीं है, दैट इज वाई इरेग्युलर। और ऐसी इरेग्युलर कोस्ट लाइन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है हमें? नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स। ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे शिप्स और बोट्स आके खड़ी हो सकती हैं, जहाँ से सामान अनलोड किया जाता है, लोड किया जाता है, जहाँ पे पैसेंजर्स उतरते हैं या चढ़ते हैं, उन सब जगहों को हार्बर्स एंड पोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। और इसीलिए ये ओशन ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत अच्छी है। शिप से मूवमेंट, ट्रैवलिंग, सामान इधर उधर ले जाना पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज द बिजीएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। कौन से कॉन्टिनेंट्स इसको सराउंड करते हैं? वेस्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका। थर्ड हम आते हैं इंडियन ओशन पे। ये वर्ल्ड का अकेला ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के नाम पे रखा गया है, और प्राउड होने वाली बात यह है कि वो कंट्री हमारी है। इंडियन ओशन का नाम ऑब्वियसली इंडिया पे रखा गया है, और इस ओशन का शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, एक ट्रायंगल जैसा। इस ओशन के नॉर्थ में एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। फिर हम आते हैं सदर्न ओशन पे। ये एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है उसको एनसर्कल करता है, उसको सराउंड करता है, और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है। क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन कहाँ पे खत्म हो रहा है और सदर्न ओशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो सारे वाटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन हम यूजुअली ये मार्क करते हैं कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड ऑनवर्ड्स सदर्न ओशन स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे छोटा ओशन है आर्कटिक ओशन। ये आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। और अगर आप मैप को कभी ध्यान से देखेंगे तो यू विल नोटिस कि आर्कटिक ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। कैसे? बाय द बेरिंग स्ट्रेट। हम इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट क्या होता है ना? तो एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। आर्कटिक ओशन को कौन से कॉन्टिनेंट सराउंड करते हैं? पहली बात तो नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, टॉप का हिस्सा है वो, और यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है हमारा प्लैनेट, ये एक गैसियस लेयर से सराउंडेड होता है। मतलब बहुत सारी गैसेस की एक लेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है, चारों तरफ से कवर करती है, और इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है ये बहुत सारी गैसेस कंटेन करती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस। लेकिन ये पतली सी ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इसे सेपरेटली पढ़ना पड़ रहा है? एक्चुअली इसके दो मेन रीजन है विच मेक इट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये हमें वो एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं, और दूसरा सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली दिस हेल्प्स इन सपोर्टिंग लाइफ। अगर ये ना हो तो एयर भी नहीं होगी, हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, और सन की हार्मफुल रेज भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? ये 1600 किलोमीटर्स तक की हाइट तक एक्सटेंड करता है हमारे अर्थ के सरफेस से, और ये बेसिकली 5 लेयर्स में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और कुछ और प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये जो पांचों लेयर हैं ये एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट होती हैं, अपने कॉम्पोजिशन में भी, वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसकी बेसिस पे भी, और इनकी और भी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होती हैं। व्हाट आर दीज 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर? हम उनको पढ़ लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ दैट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सर्फेस।
जो अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और लास्ट में एक्सोस्फियर। अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीजें होती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेज हैं जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। They together make up about 99% of clean dry air, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। बाकी 99% इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट डज दिस मीन? बहुत ही सिंपल है। अगर आप 100 ml गैस लेंगे तो उसमें से 78 ml नाइट्रोजन होगा, 21 ml ऑक्सीजन होगा और बाकी जितनी भी गैसेज हैं सब मिला के बनेगा 1 ml। तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालें, so this is the percentage composition by volume of our atmosphere। ये जो गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, सबका कोई ना कोई फंक्शन होता है एंड दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन आपको मालूम है दैट इज द गैस विच सपोर्ट्स लाइफ। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें से मैक्सिमम को ऑक्सीजन चाहिए होता है टू सर्वाइव। नाइट्रोजन जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नाइट्रोजन की जरूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। स्पेशली प्लांट्स में नाइट्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटे प्रोपोर्शन में है, क्योंकि आपको मालूम है 1% में बहुत सारी गैसेस आती हैं, तो उसी में से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन इतने छोटे परसेंटेज में होने के बाद भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, हमारा जो अर्थ है वो हीट रेडिएट करता है, मतलब सन से हीट अब्सॉर्ब करता है और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इस हीट को रोक लेता है और कंप्लीटली एस्केप नहीं करने देता। एंड व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है, एक ऐसे टेम्परेचर पे रखता है जिसपे लाइफ सर्वाइव कर पाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये हीट अब्सॉर्ब ना करे तो ये सारी हीट एस्केप कर जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा और अर्थ इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि यहाँ पे लाइफ ही नहीं सर्वाइव कर पाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इट हेल्प्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। एटमॉस्फेयर के 2-3 और इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर। ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इससे यहाँ पे स्पेशल ध्यान दीजिएगा। एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये डेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है दैट वेरीज विथ हाइट, वो हाइट के साथ चेंज होती है, ये कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज विथ हाइट। इसीलिए आपको मालूम होगा कि माउंटेन्स में, हिल स्टेशंस में टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, कूल होता है, राइट? वो इसीलिए क्योंकि वो एक हाइट पे सिचुएटेड है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा ठंडा होने लगेगा। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाई डू क्लाइंबर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम? जो क्लाइंबर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, वो सब अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, ऐसा क्यों? उसका आंसर यही है जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है। डेंसिटी कम होती जाती है मतलब जो गैसेस की प्रेजेंस है वो कम होती जाती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है और इसी डिक्रीज इन डेंसिटी की वजह से क्लाइंबर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग और इसीलिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं जिससे वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, हाइट्स पे आराम से ब्रीथ कर सके। तो डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ साथ एक और चीज आती है, प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और यहाँ पे भी ये प्रेशर पूरे अर्थ पे कांस्टेंट नहीं है। दिस डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह पे ज्यादा हो सकता है, दूसरी जगह पे कम हो सकता है। लेकिन इससे एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना आता है जो हम सब ने अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया। एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है। ठीक है, तो जहाँ पे एयर का प्रेशर हाई होता है वहां से एयर मूव करना स्टार्ट करती है, कहाँ पे? जहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है। और ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है इसको कहा जाता है विंड, मतलब हवा। हम कहते हैं ना हवा चल रही है, वो यही होता है कि एयर जो है वो हाई प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट पे मूव कर रहा होता है। आपने देखा हमारे जो डेली लाइफ के फिनोमेना है वो कितने ज्यादा साइंस और सोशल साइंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विंड्स फॉर्म बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होता है और इसीलिए विंड्स बनती है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? ये एक नैरो जोन ऑफ द अर्थ है जहाँ पे हमें लैंड, वाटर और एयर तीनों साथ में मिलते हैं और इसीलिए बायोस्फीयर कंटेन्स लाइफ, क्योंकि आपको, मुझे, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको रहने के लिए लैंड, वाटर और एयर तीनों की जरूरत है, राइट? इसीलिए जहाँ पे भी लैंड, वाटर और एयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं वहीं पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है।
और उसी जगह को हम कहते हैं बायोस्फीयर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बायोस्फीयर इज ओनली फाउंड ऑन अर्थ, ये और किसी प्लैनेट पे अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता हुआ पाया गया। तो आगे हो सकता है हमें मालूम पड़े, पर फिलहाल तो नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा, अर्थ पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं। छोटे छोटे माइक्रोब्स भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते बिना माइक्रोस्कोप के, और बड़े बड़े मैमल्स भी हैं। तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब हम भी, ये सब एक दूसरे से भी कनेक्टेड है और बायोस्फीयर से भी कनेक्टेड है। और ये जरूरी भी है हमारे सर्वाइवल के लिए। कोई भी स्पीशीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है टू सर्वाइव। बायोस्फीयर में जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनका एग्जिस्टेंस इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि अर्थ के जो सारे डोमेन्स हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, वो सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को किसी ना किसी वे में अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जब हम पेड़ काटते हैं, तो दैट लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो लैंड इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, राइट? तो लैंड पे सॉइल है, लेकिन उसको इरोड कौन करता है? वाटर और विंड। तो देखा, एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं ना। इसी तरह से जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है, तो वो भी अर्थ के सर्फेस को चेंज कर देता है। जब सुनामीज आती हैं, तो हो सकता है लैंड जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाए, मतलब डूब जाए। जैसे कि जब इंडिया में सुनामी आई थी, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कुछ आइलैंड्स पानी के अंदर सबमर्ज हो गए थे। जब हम रिवर्स को, लेक्स को पोल्यूट करते हैं, तो वाटर भी पोल्यूटेड होता है, जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी हार्म करता है। मतलब वाटर में जो लाइफ है उसको भी, और जो एनिमल्स उस पानी को पी रहे हैं उनको भी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से हमारी सारी एक्टिविटीज एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं, और लैंड, वाटर और एयर भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। और इसी से एक और चीज कॉज होती है, विच इज ग्लोबल वार्मिंग। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी होता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है डिबेट्स और ग्रुप डिस्कशंस का, राइट? तो ये होता क्या है? इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंडस्ट्रीज से, हमारी व्हीकल्स से, हमारी गाड़ियों से, थर्मल पावर प्लांट से, मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारी एयर को, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। और इस पोल्यूशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, मतलब 1% से भी कम, है ना? तो जब ये पोल्यूट करती हैं और हार्मफुल गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ओवरऑल क्वांटिटी है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बढ़ जाता है। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है? वो अर्थ की हीट को पूरी तरह से एस्केप नहीं करने देता है। अर्थ से जो हीट निकल रही होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, तो जितनी हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा है वो भी बढ़ जाएगी। अब हीट ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है, तो इसका मतलब ज्यादा गर्मी हो रही है, और इसीलिए पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं, इस पे ध्यान दिया जाए, और अर्थ के सारे डोमेन्स में हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाए। तभी हम अर्थ को और बायोस्फीयर को, लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया, इंटरेस्टिंग लगा, तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। I'll see you guys next time with the next chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.